हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आज हम करने वाले हैं जून के सेकंड वीक के एमसीक्यू। तो इसमें हम करेंगे करंट के एमसीक्यू और ये हम करेंगे 8 जून से लेकर 14 जून तक। इसका जो पार्ट 1 है वो ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2025 में संपन्न नॉर्वेज शतरंज टूर्नामेंट के पुरुष वर्ग में किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त करा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नस कार्लसन। और भारत के जो डी गुकेश हैं वो आपके तीसरे नंबर पे रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने मई 2025 में आयोजित नॉर्वेज शतरंज टूर्नामेंट के महिला वर्ग में खिताब जीता। तो ये सेम आपका टूर्नामेंट है नॉर्वेज शतरंज टूर्नामेंट। तो इसका जो मेल वाली जो कैटेगरी थी उसमें मैग्नस कार्लसन आपके पहले स्थान पे रहे, और जो फीमेल वाली कैटेगरी है उसमें आपकी अन्ना मुजाचुक आपकी पहले स्थान पे रही, और तीसरे स्थान पे रही अगेन इंडिया की कोनेरो हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में फ्रेंच ओपन महिला एकल खिताब किस खिलाड़ी ने बेलारूस की आयरन सेबेलेंका को हराकर जीता। तो ये जो खिताब है वो जीता है आपकी कोको गॉफ ने। अगला क्वेश्चन है, 2025 का फ्रेंच ओपन महिला युगल का खिताब किस जोड़ी ने जीता। तो ये खिताब जीता था आपका सारा ईरानी और जैस्मिन पावोलिन ने। नेक्स्ट है, सेम आपका फ्रेंच ओपन 2025 की जो मेंस डबल्स था उसका खिताब किसने जीता। तो मेंस डबल्स का खिताब जीता है आपके मार्सेलो ग्रानोस और होराशियो जेबालोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 में फ्रेंच ओपन पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता जिन्होंने फाइनल मुकाबले में इटली के यानिक सिनर को हराकर फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। तो ये खिताब जीता आपके कार्लोस अल्कारोज ने, और कार्लोस अल्कारोज आपके कहाँ के, स्पेन के। इन्होंने किसे हराया ये भी ध्यान रखना, इटली के यानिक सिनर को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जून 2025 को खेले गए यूईएफए नेशन लीग फाइनल में किस टीम ने स्पेन को हराकर ये खिताब जीता। तो इसका करेक्ट आंसर है पुर्तगाल ने। पुर्तगाल ने स्पेन की टीम को हराया और यूईएफए नेशन लीग का खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2026-27 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में किन देशों को चुना गया है। तो ये चुना गया है आपका ऑप्शन बी, बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी, लातविया, लाइबेरिया। अब 2 साल के लिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है उसके गैर स्थायी सदस्य यानी कि अस्थायी सदस्य रहेंगे। ठीक है, अगले आने वाले 2 सालों के लिए 26 और 27 के लिए कौन कौन, बहरीन, कोलंबिया, डीआरसी, लातविया और लाइबेरिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा 2025 का क्या विषय था जिसे 7 जून को मनाया जाता है और जो भारत में विज्ञान आधारित खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। तो इस बार का जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 था उसकी जो थीम थी वो थीम थी आपकी फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2025 की मध्य 2025 अपडेट रिपोर्ट में भारत के लिए वर्ष 2025 की जीडीपी वृद्धि दर की पूर्वानुमानित दर क्या बताई गई थी जिसे पहले अनुमान से घटाकर संशोधित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। तो पहले संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि भारत की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 6.6 होगी। अब उसने घटा दिया, उसने कहा है कि कितनी होगी, 6.3% होगी। राजस्थान वन विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत नवजात ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चूजों के नाम क्या रखे गए हैं और इस पहल का उद्देश्य क्या था। तो इसका जो पहल का उद्देश्य था वो था सैन्य सम्मान और वन्य जीव संरक्षण करना, और नाम क्या रखे गए, सिंदूर, व्योम, मिश्री, सोफिया। तो ये नाम उन्होंने इसीलिए रखे ताकि वो मिलिट्री को एक ट्रिब्यूट दे सके। और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है आपका, इसका साइंटिफिक नेम देख लीजिए, इसका साइंटिफिक नेम है आर्डियोटिस नाइग्रेप्सिस। इसके आपके कहाँ रहता है, ये आपके शुष्क घास भूमि और जो अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहां पे रहता है, यानी कि जो ड्राई ग्रासलैंड्स होते हैं या हाफ ड्राई ग्रासलैंड्स होते हैं वहां पे निवास करता है। मेन रूप से आपको राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मिल जाएंगे। और ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी है और ये अत्यंत संकटग्रस्त पक्षी में आता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं, कुछ स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट है, विश्व दुग्ध दिवस का आयोजन हर वर्ष 1 जून को किया जाता है ताकि दुग्ध के पोषण, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व को रेखांकित किया जा सके। वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन June 1 टू हाईलाइट द न्यूट्रिशनल, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस ऑफ मिल्क। अगला है आपका विश्व दुग्ध दिवस की थीम क्या थी 2025 के लिए, एम्पावरिंग डेयरी फार्मर्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। ये दिवस पहली बार 2001 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन
ए भी 1 भी करेक्ट है और आपका ऑप्शन 3 भी करेक्ट। तो इस बार की जो थीम थी आपकी 2025 के लिए वो थी आपकी लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। ठीक है, तो आपकी ये थीम नहीं थी। 2025 के लिए आपकी थीम क्या थी? लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। बाकी फर्स्ट और सेकंड आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में जो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस है वो 26 नवंबर को बनाया जाता है। और क्यों बनाया जाता है 26 नवंबर को? क्योंकि उस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन का जन्मदिन है, इसीलिए उनके सम्मान में ये दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में 26 नवंबर को बनाया जाता है, जो हमारा नेशनल मिल्क डे होता है। ठीक है, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य और पहला केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः कौन से हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है मिजोरम और लद्दाख। तो मिजोरम आपका पहला 100% साक्षरता वाला राज्य बना और लद्दाख आपका पहला 100% यूनियन टेरिटरी बना। जिस हाल ही में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत किस राज्य को पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गोवा। तो गोवा आपका सेकंड राज्य बन गया है जिसने 100% लिटरेसी प्राप्त करी है। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि उल्लास क्या है। तो उल्लास आपकी केंद्र सरकार की एक योजना है और ये उन लोगों के लिए जो 15 साल से ऊपर है और कभी भी स्कूल नहीं जा पाए। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि सभी को क्या दिया जाए? पढ़ने लिखने का मौका दिया जाए। आप इसे एक तरीके से वयस्क शिक्षा भी कह सकते हो। और ये आपकी जो नीति है NEP 2020 के मुताबिक चल रही है। इसका लक्ष्य क्या है? इसका जो लक्ष्य है वो है 2022 से 2027 तक हर साल 1 करोड़ यानी कि कुल 5 करोड़ लोगों को बेसिक पढ़ाई और गिनती सिखाना, ताकि उन्हें अक्षर ज्ञान हो जाए। तो इस योजना के आपके 5 मुख्य हिस्से हैं। पहला, इसमें पढ़ना लिखना और गिनती करना, जरूरी जीवन कौशल, प्राथमिक शिक्षा उन्हें मिल जाए, रोजगार से जुड़ी हुई स्किल्स उन्हें सिखाई जाए, लगातार सीखते रहने की सुविधा उन्हें प्रदान की जाए। तो इस योजना के आपके 5 हिस्से हैं। ये योजना चल कैसे रही है? तो ये योजना आपकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से चल रही है। तो व्यक्ति इसमें कैसे भी करके इसमें जुड़ सकते। उल्लास योजना के तहत जो है, इस योजना के तहत पढ़ाई की जितनी सामग्री है वो आपको दीक्षा प्लेटफॉर्म और उल्लास मोबाइल वेब पोर्टल पर मिल जाएगी और ये 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, ताकि हर भाषा बोलने वाला व्यक्ति इसे क्या कर सके? आसानी से पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI ने 9 जून 2025 को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया। वर्ष 2025 के विश्व प्रत्यायन दिवस का मुख्य विषय है प्रत्यायन लघु एवं मध्यम उद्यमों का सशक्तिकरण। विश्व प्रत्यायन दिवस केवल भारत में ही मनाया जाता है ताकि QCI के स्थापना दिवस को चिन्हित किया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 15 का ए। तो फर्स्ट और सेकंड आपका बिल्कुल ठीक है। देखो हम विश्व विश्व बार बार बोल रहे हैं तो नॉर्मल सा है कि केवल भारत में तो नहीं मनाएंगे। विश्व प्रत्यायन दिवस है तो पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बाकी दो जो आपके पॉइंट है वो बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है। अंजी खाद ब्रिज अंजी नदी पर स्थित है, जो चिनाब नदी की एक मुख्य सहायक नदी है। चिनाब रेल ब्रिज तथा अंजी खाद ब्रिज दोनों ही दुनिया के सबसे लंबे सड़क पुलों में गिने जाते हैं। तो आपको बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, थर्ड वाला आपका करेक्ट है क्योंकि ये सड़क पर नहीं बने हैं, ये आपकी कहां बने? आपके रेल पुल है, ये रेल ब्रिज है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड। देखो यहाँ पे लिखा भी है चिनाब रेल ब्रिज, तो सीधे सीधे ही पता चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, खगोलविदों ने हाल ही में TOI 6894 नामक लाल बौने तारे की परिक्रमा कर रहे शनि आकार के एक गैसीय ग्रह की खोज करी है। दूसरा है, इस ग्रह का अध्ययन नासा के TESS और यूरोपीय दक्षिण वेधशाला के वेरी लार्ज टेलीस्कोप से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से किया गया है। हमारे सौरमंडल के बाहर स्थित किसी भी ग्रह को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है। TOI 6894b ग्रह का द्रव्यमान सूर्य से अधिक है और ये पृथ्वी के सबसे नजदीक स्थित एक्सोप्लैनेट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए 1, 2, 3। तो पहला, दूसरा और तीसरा आपके स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है क्योंकि इसका जो मास है वो द्रव्यमान सूर्य से अधिक नहीं है, सूर्य से कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। इस संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो इसमें आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, ये योजना भारत की रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए शुरू की गई है। उद्घाटन किए गए सभी स्टेशन केवल 5 राज्यों में स्थित है। इस योजना के तहत स्टेशन सिटी सेंटर के रूप में विकसित किए जा रहे हैं जिनमें वाणिज्यिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। फोर्थ,
स्टेटमेंट है आपका, यह परियोजना ग्रीन बिल्डिंग मानकों के अनुरूप पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ ढंग से कार्यान्वित की जा रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ये आपका इंग्लिश में है, तो इंग्लिश वाले बच्चे से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन करे। इस अनुरोध का उद्देश्य क्या है? तो देखो, इस अनुरोध का उद्देश्य है कि उन जंगली जानवरों को नियंत्रित शिकार की अनुमति दी जा सके जो मानव जीवन या कृषि के लिए खतरा उत्पन्न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुदुचेरी विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री, और हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं डॉक्टर एल मुरुगन। कौन है? डॉक्टर एल मुरुगन। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2026 जो है उसे अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित करा है, और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया है ताकि किसान जो खेती होती है, खेती में बहुत बड़े लेवल पे महिलाएं भी क्या करती है, बहुत सहयोग देती है, महिलाएं भी कृषि करती हैं, लेकिन उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि तो उनके महत्व को चिन्हित करने के लिए ही 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 2026। और ऐसा उन्होंने इसीलिए किया है ताकि कृषि में जो महिलाओं की भूमिका को अनदेखी किया जाता है उसे चिन्हित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? इसकी प्रमुख चिंता क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस। इसकी थीम है या शीर्षक है, टाइटल कह सकते हो आप। और इसकी जो प्रमुख चिंता है वो है अर्धूरे प्रजनन लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित। तो ये जो पूरी रिपोर्ट है, इसका जो मेन चिंता का कारण है वो ये है कि महिलाएं जो है वो अपने हिसाब से बच्चे पैदा नहीं कर पा रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गर्भिणी GA2 मॉडल जिसे हाल ही में भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित किया गया है का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है आपका अल्ट्रासाउंड की जो पिक्चर्स होती है उनके माध्यम से जो आपका फीटस होता है या भ्रूण होता है उसकी आयु का सटीक अनुमान लगाना। और इसमें ये इतना ज्यादा सटीक है कि केवल आधे दिन की ही त्रुटि होगी, बाकी ये बिल्कुल सटीक आइडिया लगाएगा कि कितने उस भ्रूण की आयु हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसमें भारत की रैंकिंग रही 131, जो कि बहुत पीछे है। तो ये जो आपकी रिपोर्ट है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ये 2006 से हर साल प्रकाशित की जाती है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि दुनिया भर के देशों में महिलाओं और पुरुषों के बीच जो असमानताएं हैं उनको मापना और उनकी तुलना करना। अब ये 4 प्रमुख क्षेत्रों में महिला पुरुष के अंतर को नापता है, जैसे कि आर्थिक भागीदारी और अवसर की उन्हें नौकरी कैसी मिल रही है, नौकरी में उनका पार्टिसिपेशन कितना है, वेतन में उनमें कितना अंतर है, नेतृत्व के उन्हें कितने अवसर मिल रहे हैं। कंपेयर किया जाता है पुरुषों और महिलाओं के अवसरों को। उसी प्रकार शैक्षणिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता, राजनीतिक सशक्तिकरण। तो इन 4 पैमानों पे महिला और पुरुष को आपस में कंपेयर किया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो देश है उन्हें रैंकिंग मिलती है। तो भारत की जो रैंकिंग है वो 131 है और बहुत ज्यादा पीछे है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विकसित की गई ICPV 25444 किस्म जो स्पीड ब्रीडिंग तकनीक का उपयोग कर विकसित की गई है किस फसल से संबंधित है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो ये जो किस्म आपकी विकसित की गई है, ये किस्म विकसित की गई है तुअर दाल की, अरहर की, और इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है हीट को टॉलरेट करने की। तो ये क्या कर सकती है? मैक्सिमम हीट, ये ज्यादा से ज्यादा हीट को टॉलरेट कर सकती है और ये लगभग 45 डिग्री सेल्सियस का जो हीट है उसे टॉलरेट कर सकती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादक भी है, उपभोक्ता भी है और आयातक देश भी है, और सरकार का लक्ष्य भी है कि वो 2028 तक दालों के आयात को पूरी तरह समाप्त कर दे, यानी कि दालों में आत्मनिर्भर बनना चाहती है। और इस साल का जो बजट था उसमें भी दलहन के प्रति आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्षीय जो मिशन है उसकी घोषणा की गई है। तो उसी के क्रम में ये एक प्रयास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेजर फ्लेमिंगो के बारे में सत्य है? तो ये फ्लेमिंगो की सबसे बड़ी प्रजाति है? बिल्कुल नहीं है, छोटी प्रजाति है। ये भारत में मुख्यतः लवणी जलाशयों तथा तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। बिल्कुल सही। इसे IUCN द्वारा संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया, तो इसे एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं रखा गया, इसे नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा। चौथा है आपका, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची
फोर्थ के तहत संरक्षित है, तो ये सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकंड और थर्ड। तो ये वाला सेकंड सही है, फोर्थ सही है, बाकी ये दोनों आपके क्या है रॉन्ग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास आयोजित किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूनाइटेड किंगडम। तो देखो पैसेज अभ्यास क्या होता है ना, आपकी पैसेज एक पैसेज एक्सरसाइज होती है जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है, और ये तब किए जाते हैं जब दो मित्र देशों की जो नौसेनाएं हैं वो समुद्र में अपने अपने अभियानों के दौरान एक दूसरे से मिल जाती है। अब ये किया क्यों जाता है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है समुद्र में पारस्परिक संचालन क्षमता, संचार और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करना। तो मित्र देशों की सेनाएं अगर आपस में अभ्यास करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, तो उससे क्या होगा कि अगर उन्हें आपस में मतलब साथ मिलके कभी कोई युद्ध लड़ना पड़ा या किसी कोई ऐसी सिचुएशन में जाना पड़ा जहां से उन्हें किसी को बचाना है, युद्ध लड़ना है, यानी साथ में उन्हें काम करना है, तो उस समय क्या होगी, उन्हें हेल्प होगी। ठीक है, तो और इसके अंतर्गत क्या क्या किया जाता है? इसके अंतर्गत सामरिक युद्ध अभ्यास किए जाते हैं, रेडियो संचार, फॉर्मेशन मूवमेंट अभ्यास, शूटिंग, इस प्रकार की कई सारी गतिविधियां करी जाती हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नागालैंड में पाई गई देसी डंक रहित मधुमक्खियों टेट्रागोन्यूला इरिपिनिस और लेपिडोट्रिगोना आर्सीफेरा के बारे में सही है? ये मधुमक्खियां डंक रहित होती हैं और अधिक सुरक्षित मानी जाती हैं। बिल्कुल सही है। इसका आंसर तो आपको ऊपर जो स्टेटमेंट लिखा है उसी में मिल गया, ये सही है। ये फसलों के परागण में सहायक है और उत्पादन बढ़ाती है। बिल्कुल ठीक है। ये मधुमक्खियां केवल पश्चिमी भारत में पाई जाती है, तो ऐसा नहीं है। ये मधुमक्खियां आपकी पूर्वी भारत में भी मुख्य रूप से पूर्वी भारत में भी पाई जाती है, तो सब जगह पाई जाती है। ये औषधि गुणों से युक्त शहद का उत्पादन करती है। बिल्कुल ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है और फोर्थ सही है। तो फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके आने वाले एग्जाम्स में ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, जिसमें हमने 1 से 7 जून तक की करंट अफेयर्स को कवर किया है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां पे जाकर उस वीडियो को भी देखें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।